हमारे इस YouTube चैनल में आज हम देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 4 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से 3 या 4 अंक का प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है और 2 से 4 अंक का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डार्विन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, या मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि गुणसूत्र 46 पाए जाते हैं और इसी को कहते हैं 23 जोड़ा। क्या कहते हैं? 23 जोड़ा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कीटों के पंख एवं चमगादड़ पंख किस तरह के अंग है। कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, तो ये हो जाएगा समवृत्ति अंग है। ठीक है, इसी को कहते हैं असमजात। क्या कहते हैं? असमजात। और इसी को समवृत्ति अंग कहते हैं। ठीक है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो ऐसी संरचनाओं को हम अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेष यानी अवशेष में बच गया है, जिसका कोई कार्य नहीं है। और मनुष्य के एक अवशेषी अंग है जिसका अपेंडिक्स कहा जाता है, अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। और इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मनुष्य का अवशेषी अंग। ठीक है, सॉरी। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो जो मलेरिया उत्पन्न करता है वो गंदा जल में, और जो डेंगू उत्पन्न करता है, ध्यान रखिएगा, जो डेंगू उत्पन्न करता है वो साफ जल में होता है। क्या होता है? साफ जल में। और मलेरिया गंदा जल में हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी शुद्ध जल में यानी साफ जल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि समजात अंगों के उदाहरण हैं। समजात अंगों के उदाहरण है तो हो जाएगा हमारा हाथ और कुत्तों के अग्रपाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो अगर विकासीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा कुछ वर्ष पहले यानी 500 हजार वर्ष लाख वर्ष पहले हम लोग चिंपैंजी थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होती है। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं अधिक होती है। ठीक है, जो भी लैंगिक जनन होगा उसमें विभिन्नताएं अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। मटर का पौधे का चुना और पूछा जाता है कितने जोड़े, तो 7 जोड़े। ठीक है, कितने जोड़े मटर का पौधा जोड़ा, तो 7 जोड़े। अगला क्वेश्चन है कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में किसका विकास के आधार पर क्वेश्चन है कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। तो चिंपैंजी हो जाएगा जिसका डीएनए 99% मानवों से मिलता है। क्या? 99% मानव से डीएनए चिंपैंजी का मिलता है, तो हमारे सबसे नजदीकी है तो चिंपैंजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में बौने पौधे को कौन दर्शाता है। निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो डबल छोटा टी होना चाहिए। ठीक है, और ये बड़े पौधे को दर्शाता है। ये शुद्ध लंबे पौधे को दर्शाता है, अशुद्ध। ठीक है, ये शुद्ध बौने पौधा को दर्शाता है, डबल टी। अगला क्वेश्चन है कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं होता है। क्वेश्चन है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं होता है। बाल की प्रकृति। ठीक है, बाल निर्भर नहीं करता है कि कैसा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्विसंकरण क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधा का फिनोटॉपिक अनुपात क्या होता है। फिनोटॉपिक अनुपात होता है 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और आप इसे याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्रियों के लिंग सूत्र होते हैं एक्स और एक्स। ठीक है, और पुरुष के होते हैं एक्स और वाई। अगला क्वेश्चन है ये हो जाएगा पुरुषों में लिंग सूत्र होते हैं तो एक्स और वाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि
प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डार्विन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव का उद्भव हुआ था अफ्रीका से। अभी भी माना जाता है कि चिंपैंजी ज्यादातर अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ एवं पंछी के पंख किस प्रकार के अवशेषी उदाहरण है? ठीक है। तो इसे कहते हैं असमजात, और इसी को हम कहते हैं दूसरे भाषा में समवृद्धि अंग। क्या कहते हैं? समवृद्धि अंग। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और इसी पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो उसका भी आंसर यही होता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सही है? तो देखते हैं, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। ये एक एसिड है जो कि ये रियल में होता है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है इन तीनों का। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका अस्तित्व है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया? ठीक है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लामार्क ने। ठीक है। और इसी को लामार्कवाद भी कहा जाता है। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? तो विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती है, असमजात और समजात। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस जीव को जीन संरचना उस जीव का कहलाता है? किसी जीव का जीन संरचना क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं जीन प्रारूप या जीनोटाइप। ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए ए और बी दोनों। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाता है? तो वो होता है कि लक्षण प्रारूप कहते हैं, और उसी को कहते हैं फेनोटाइप। ठीक है। जीनोटाइप अंदर होता है और बाहरी वातावरण को फेनोटाइप कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल एक चर्च के पादरी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी प्रजाति विशेषक को एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। ठीक है। किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? तो उस आबादी का जीन कोष कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिनमें लैंगिक जन्म होता है। बिल्कुल सही जवाब है कि जाति में उद्भव उसी का होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है, जिसमें 2 जनक होते हैं, माता और पिता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को मेंडल कहते हैं और इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? ठीक है। तो कौन कहता है कि जीव में अधिक संतान उत्पन्न होते हैं? तो मेंडल कहते हैं। ठीक है। मेंडल कौन थे? तो एक चर्च के पादरी थे, याद रखिएगा। डीएनए के कितने प्रकार क्या क्वेश्चन है कि डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए डार्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डार्विन। अगला क्वेश्चन है कि किस जीव की जीनी संरचना कहलाता है? किसी जीव की जीनी संरचना, तो जीनी कह दिया तो आप हो जाएगा जीनोटाइप, जीनी कह दिया तो जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। वैसी शाखा होनी चाहिए जो अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को कहते हैं अनुवांशिकी। और इसी पर एक चैप्टर है अनुवांशिकी तथा जैव विभिन्नता। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी चिंपैंजी है। चिंपैंजी से भी आदमी बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंछी तथा तितली के पंख है। पंछी तथा तितली के पंख है, तो पंछी तथा तितली असमजात हैं। क्या है? असमजात। इसी को कहते हैं समवृत्ति। अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का क्या उदाहरण है जी? तो कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ कशेरुकाएं, निषेचक पटल। ये हमें भी कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये सभी अवशेषी अंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग है जो अवशेषिक अंग मानव में पाए जाते हैं, तो वो होता है अपेंडिक्स। ठीक है, क्या है? अपेंडिक्स। हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन खत्म होता है। कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप अनुवंशिकी चैप्टर खत्म करते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ जानकारी मिल जाए और उनको भी लाभ हो, ठीक है। तब तक के लिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।